Hello, everyone. Welcome back to Interjunctions. And yeah, there's been a long time since we have not made any videos, since we have not made any tutorials video of Python. But yes, because I was busy with my schedule, so मैं फिर से वापस आ गया हूँ एंड अब से कंटिन्यू होगा एंड जल्दी जल्दी ये क्लास भी हम निपटा लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग थोड़े इंट्रोडक्शन के बाद पाइथन में सारे जो डेटा टाइप्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। सो उसके बाद जितने भी तरीके की ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में हमने इन डेप्थ डिस्कस कर लिया हो। अगर आपने अभी तक उस चैनल उसके बारे में एक भी चीज़ नहीं देखे है तो प्लीज़ कृपया जाके पिछले वाले जो भी वीडियो है सारे वीडियो को, जैसे आप देख पा रहे हो कि ये 9th हमारा क्लास है, तो आप 1 से 8 तक क्लासेस कंप्लीट करके फिर 9 क्लास पे आइए। And today we are gonna learn the for loop. So before starting our for loop, we will head what is loop and why we use the loop in Python. So let's get started, guys. Okay, so now what is a heading? This is called flowchart of loop. तो देखो पाइथन में अब तक हमने ये चीज़ सीख ली है कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर को कैसे हम हैंडल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आया हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर आया, फिर उसके बाद हमने कुछ प्रोग्रामिंग किया। पिछले दिन हम इफ एल्स कंडीशनिंग पे किया था, राइट। सो कंडीशनिंग स्टेटमेंट पे किए थे। अब जो लूप है ये एक अलग एक कॉन्सेप्ट है, राइट, कि लूप क्या है। लूप के बारे में हम लोग इन डेप्थ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ लूप? तो देखिए लूप क्या होता है। नॉर्मली हम जानते हैं कि लूप जो होते हैं वो कई ऐसे स्ट्रक्चर में होते हैं, राइट। दिस इज अ लूप। क्या होते हैं कि सपोज आपको एक ही काम बार बार आपको एक ही काम करना पड़े। लाइक सपोज आप एक स्टेयर से ऊपर से नीचे तक अब आ रहे हो, तो आपको बार बार नीचे की तरफ स्टेप को आगे बढ़ाता जाना है। तो एक स्टेप आपने जब दिया, दूसरे स्टेप आपने जब डाला, तीसरे स्टेप आपने जब डाला, आपका क्या काम, आप जो काम कर रहे हो वो क्या डिफरेंट हो रहा है? नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप आप नीचे आ रहे हो। तो ऐसे ही कई काम होते हैं जो वन गो में नहीं होता है, जिसका प्रोसीड्योर तो हर राउंड पे सेम होता है मगर वो काम हर स्टेप में आगे बढ़ता जाता है, राइट। सो इसी से हमारे जो नीड्स है, लूप के नीड्स वो आते हैं। अब लूप्स क्या है? लूप्स है एक लाइक अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज ऑफ वर्किंग ऑफ डूइंग सिमिलर टाइप ऑफ वर्क। मतलब सिमिलर टाइप के जो वर्क होते हैं उसको करने के लिए हम यूज करते हैं लूप। अब हमारे जो पाइथन है, इस पाइथन में कितने टाइप के लूप होते हैं ये भी जानना जरूरी है। दो टाइप के होते हैं गाइस, एक होता है फॉर लूप एंड दूसरे होते हैं वाइल लूप। गॉट इट? सो फॉर लूप और वाइल लूप के बीच में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है ही नहीं, बिकॉज लूप का कॉन्सेप्ट एकदम सिमिलर है, ठीक है। मैं फिर भी बोलता हूँ कि देखो, प्रोग्रामिंग हम क्यों करते हैं ना, प्रोग्रामिंग हम पर्पसफुली करते हैं। आज मेरे बॉस ने मेरे को कोई काम दे दिया, उसको निपटाना है भाई, तो इसी के पर्पस में, ठीक है। तुम कहीं पे अटक गए हो तो कैसे तुम समझाओगे अपने कंप्यूटर को? इसी से आता है प्रोग्रामिंग का मतलब इम्पोर्टेंस। तो तुम फॉर लूप यूज करो या फिर तुम वाइल लूप यूज करो, वैसे कुछ सिनेरियोज नहीं है कि इधर तुमको फॉर लूप यूज करना है, इधर तुमको वाइल लूप यूज करना है। भाई तुमको जैसे पसंद तुम करो, ठीक है। तो पाइथन में दो तरीके की लूप होते हैं। अगर हम इसका कोई फ्लो चार्ट देखें तो जैसे हम कोई प्रोग्राम को स्टार्ट किए, ओके, सो दिस इज आवर स्टार्ट। नाउ वी स्टार्ट आवर लूप, ओके। सो सिमिलर टाइप ऑफ वर्क, स्टार्ट ऑफ लूप। लूप हमारा इधर क्या हुआ? स्टार्ट हुआ, ओके। तो इस लूप के अंदर कई स्टेटमेंट्स होते हैं। ये क्या है? ये है स्टेटमेंट। एंड आफ्टर डूइंग दिस स्टेटमेंट, जब ये लूप एग्जीक्यूट खत्म हो जाता है तब वो लूप से बाहर आ जाता है एंड आवर प्रोग्राम विल बी क्लोज, ठीक है। यही हमारे तरीके हैं। ऐसे ही हम फॉर लूप भी सीखेंगे, ऐसे ही हम वाइल लूप सीखेंगे। आज सिर्फ हम फॉर लूप पे ध्यान देंगे। हाउ टू इटरेट ओवर अ स्ट्रिंग। अब देखो, लूप हम जो बोल रहे हैं, ये मैंने बताया था कि हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप्स है। एक है लिस्ट, एक है हमारे पास टपल, एक है डिक्शनरी और एक है सेट। तो ये लूप है ना। क्यों ये लूप? सिर्फ लिस्ट
टपल, डिक्शनरी, सेट, ओके, और लाइक स्ट्रिंग, ओके, इसी में ही बस यूज होते हैं. बिकॉज यू कैन सी दैट लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, टपल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, dictionary is a collection of data, set is a collection of data, string is a collection of what? String is a collection of alphabet, right? Or maybe a alphanumeric series. Anything comes under this double quotation is a string. But we can iterate, okay, we can divide that value. But what happens if you say about float or integer? Because these two, in these two case we can't use the loop. अब तुम लोग बोलोगे क्यों लूप यूज नहीं होता है. मान लो 132 मेरे पास एक नंबर है, ठीक है, तो 132 में अगर तुम इटरेट करना चाहते हो तो कैसे इटरेट करोगे? इस नंबर में तुम कैसे इटरेट करोगे? इस नंबर को तोड़ोगे कैसे? बिकॉज ये तो एक ही नंबर है 132, इटरेट पॉसिबल नहीं है. मैंने अगर लिख दिया 165.56, इसमें इटरेट कैसे होगा? ये तो एक डिस्टिंग्विश, मतलब एक अलग से एक एंटिटी है, राइट? तो इसी के चलते हमारे फ्लोट और इंटीजर पे लूप कभी नहीं चलता है. चलता किस में? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट एंड स्ट्रिंग पे. अब स्ट्रिंग पे हम कैसे इटरेट करें? सपोज मान लो हमने लिख दिया x इक्वल टू ए बी एंड सी, ओके. सो अब a एक अलग अल्फाबेट है, b एक अलग अल्फाबेट है एंड c एक अलग अल्फाबेट है. तो अगर इसमें हम अगर लूपिंग करना चाहे कि हम एक एक वैल्यू को एट द टाइम पिक करें, तो हम क्या करेंगे कि फॉर आई इन x, और फिर क्या प्रिंट कर देंगे? प्रिंट x, सॉरी प्रिंट i. तो इसमें हम क्या मतलब क्या निकल सकते हैं? इसमें से हम क्या निकल सकते हैं? देखो, इसका जो भी मतलब सिंटेक्स है वो ऐसे है कि फॉर जो है वो है हमारा फॉर लूप को इनिशिएट करने के लिए. अब इसके बाद आता है आइटरेटर. So I is a iterator. Iterator means which iterate, okay, through the for loop. And then in is a membership operator, and I have already discussed in with your previous class. And x is my what? X is my variable. And then I am just printing my iterator, okay. So each of my value of this iterator, so first it will go to a, then it will go to b, and then it will go to c. So it will be print like a, b and c. Okay, so let's check it in our IDLE, or let's say VS Code. Okay, here we just say like a equal to, suppose my name, okay, Devajyoti. Okay, so if I print this a, you can see easily see, right, like whether it is running or not, you can see. Okay, so Devajyoti is coming as an output. Now I just want to iterate over this Devajyoti. So for I, now in what? A is my value, sorry, variable. Then I want to just print I. So if I run this, you can see what is coming: DEBAJYOTI. That means it is coming line by line. Got it? So this is the way how you can iterate over a string. Now, what if, so this is one point, okay. In the next turn, if I say for I in A, and let's say if I say print A of I, so then what it will be? So it is saying that string index must be integer. Look very carefully, right? String index must be integer, not a string. So whenever I am just writing A of I like this, that means this is the index of that particular value. Okay, so under I is something like 0, 1, 2, 3, 4. Okay, but not a string, because index is always a number, not a string. Okay, so we can't do it like this. So what should we do? We have to do it like for I in range of length of A, and I want to print A of I.
So if I now do it like this, okay, so let me just comment this out. So what will be our output? Oh, what is saying? Okay, let's just clear this out, guys. Just making it okay. Yeah. So what is the output? You can see like Devajyoti in the fast go, and then two Devajyoti. Look, DEBAJYOTI. If I just comment this out also, okay, if I comment this out, okay, let me just comment this total. Yeah. Now let's see what is happening. Look, Devajyoti and DEBAJYOTI. So we can learn there are two ways how can we iterate through a string. One is using the range function, and one is without using the range function, normally iterate over a string. Okay. Okay, next, break statement in a loop. Suppose I want to iterate certain numbers, okay, from 0 to 10. Okay, and I say if you got any number divisible by 5, then you have to break your statement. Okay, so in between 0 and 1, what comes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So we iterate from 0 to 10, and what is that particular value which is divisible by 10? That is 5. So if 5 is divisible, so what happens? If I give a condition that if my value is divisible by 5, then we have to break. That means we have to break the loop. What does this mean? We have to break the loop. That means our execution will be only 1, 2, 3, and 4. Okay, so that's it. That means not any more iteration in the loop will be happening. Got it? Okay, let's see. Okay, so again, range is a function which declares a range. Okay, so we have to input any starting range and the ending range. Okay, so if I say for I in range of, suppose, starting from 1 and goes till 0, not including 0. Okay, so this is my starting index, this is my ending index, but it doesn't include the last index. That means it will just iterate from 1 to 9. Okay, and what do I want? I just want to give a condition, and you guys already know how to give a condition. If I mod 5 is equal to 0, then we will say, let's say, let it be break. I want this. Okay, let's just also comment it out. Okay, okay, now let's see what is happening. Oh, sorry. So what is happening? Actually, this is actually running, but what happens? Why didn't I get any output? Because we have not print any value. So print I. So what happens? Let's not make it here. Rather we are printing this under here. Okay, so print I. Let's run this. Okay, you can see 1, 2, 3, 4, and 5. Why? This is including 5, because, and no more numbers are coming, right? Why? Because I initially is 1, so it prints 1, then it checks, because we are printing first, then we are checking. Okay, so similarly, if we do this thing, okay, if we do this thing like this, if we just change just one line, guys, what, just print I, and if I just print the I here, you can see the difference between my output. It is now up to 4. Why? Because first we check whether it is divisible by 5 or not, then we are printing. So that means what is happening? When the 5 strikes, like 5 mod 5 equal to 0, it will break. It will not like move farther, right?
So that is the point how the break actually works. Wherever you need some break, you just write break conditions. Okay, let's move forward. This is a continue statement. This is actually opposite to the break statement. If I say like a from 0 1 2 3 4 5 6, okay, and 7, suppose like this. If I say like, hey, whenever you got a mod 3 equal to 0, just say continue. That means what it says, continue means we have to skip this and let's continue. That's the point. If I say this, if 0 mod 3, yeah, so we doesn't include this 1 then 2, because 1 2 is not divisible by 3, so we have to continue. So what is happening, 3 mod 3 is 0, okay, 0, so let's keep it and continue. So 4 5 6 is again divisible by 3, that means we have to skip this, and then 7. So it's just moving like this. This is actually different from the break. Break means where you just getting those condition true, just stop it. And continue means whether if you are getting those statements, you just continue, don't include it but continue your working. Okay, something like this. Okay, so the same thing if I do with the continue statement for I in a range of, suppose I am taking from 0 to 8. Okay, so the same thing what I did there. So if I mod 3 equal to 0, then I say suppose like continue, and then print the I. You can see 1 2 4 5 7. Why 3 and 6 are omitted? 0 3 and 6 are omitted because 0 3 and 6 is completely divisible by 3, and we will not include this in our programming. So that is the main point. ठीक है, यही मेन डिफरेंस है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट के बीच में. Okay, so what is a range function? As I already mentioned that range is a function which defined a range. Suppose मैं ये बोलता हूँ कि भाई तुम्हारे घर से तुम्हारे नियर बाई जो होटल है वो जाने का रेंज कितना है, तुम बोलोगे सर लाइक करीब करीब 3 किलोमीटर्स है. तो 3 किलोमीटर्स तुम किस हिसाब से बोल रहे हो कि तुम्हारे घर का जो पोजीशन है, ठीक है, उससे तुम्हारा जो होटल का जो पोजीशन है, होटल का जो पोजीशन है, ये सपोज होटल है और ये तुम्हारा होम है. ओके, तो तुम 0 से स्टार्ट कर रहे हो, तुम बोल रहे हो कि इसका डिस्टेंस है 3 किलोमीटर अवे. सो रेंज भी ऐसा ही है, तुमको एक स्टार्टिंग इंडेक्स देना पड़ेगा, तुमको एक एंडिंग इंडेक्स देना पड़ेगा. अब इसमें और एक चीज ऐड होता है रेंज में. क्या ऐड होता है? स्टेप. So this is actually included under range function. What happens if I say range? I'm just giving you some clue. Okay, range 0 to 5. So that means what values it will take? 0 1 2 3 and 4. Always remember that it doesn't take end, it takes up to end minus 1. Okay, so if I say, hey, take range from 0 to or let's suppose say, don't say it as 0, let's say it as, let's say it as 2 to 7. So that means 2 3 4 5 6. It is not including the 7. Now if I say, hey, take from the range of 2 to 7 and 2, that means my starting index is now what? 2. Okay, so what happens, my starting index is 2. Okay, my ending index is 7, so we have to go still 7, and step is 2. That means each value has a difference of 2 in the next jump. So what will be the value? So sorry, so yeah, what will be the value here? 2, then 2 jump 4, then 2 jump 6, not 8. Why? Because it is actually outbound the 7. Okay, so if I now say take range of 3 to 20 and a step of 4, that means starting from 3, then 7, then 11, then 15, then 19, and
not including 20 and more after that. So this is happening. What is a step? We have to negate. Okay, so 7 minus 3 is 4, 11 minus 7 is 4, 15 minus 11 is 4, 19 minus 15 is 4. Got it? So this is the simple range function. Whenever I am writing for I in range of, okay, suppose I write range of 3 to 20 and then 2 and just print I. So what I mean to say, from start from 3 and just go with a gap of 2. Okay, suppose like 13, 15, 17 and 19. Got it? It is so simple, guys, and you can see by the help of this range function you actually declare what is the even number and what is the odd number. If I just change the starting index now, 3 to 2, okay, starting from 2 and up to 20 and 2, then all my even odd value are now just giving me even value: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and blah 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 up to 20, not including the 20. Got it? So this is actually a range function, and I don't think anyone will teach or just do this stuff for you guys. Okay, so if I say, so here you can see, okay, actually the practical example for I in, okay, let's not use the for loop. If I say like a b equal to range of 1 to 15 and I just print this b, let's see what is happening, right? If it is working, then it will be fine for us, and we are eager to see. You can see this is giving you a range of 1 to 15, but it doesn't print those value. Why? Because range is also a type, okay, under the Python. Okay, so what we have to do for I in range of 0 to suppose like 45 and we want a gap of 5, so those numbers which are divisible by 5, even you can say, so just print the I in your own way. So you can see 0, 5, 10, 15, 20, 25 like this. Okay, so if I just change it to -5, let's say whether the negative step is also happening or not. So you can see nothing. Okay, now if I say, what happens if I say it up to like 45 and then 0, okay, then 0, let's see now it is happening or not. Now it is going in the backward direction. So we just got to know a new point in our code. What? That as there is a positive step, there is also a negative step. So always just remind that if we going from small to high, if we go from small to high value, we always use the positive index, but if we go to high to small value, always use the negative index. Why? Because if I write a range of 40 to 45 and stay sorry, and 40 to 45 and range of like 2, we can get 40, 42 and 44, 44. But if I say the same thing like range of 40 to 45 and -2, that means my starting index is 40 and I want to go till 45 and my index is negative, so it will iterate like 40, 38, 36, so it will never come to 45, right? So that is not valid. Similarly, range function of 45 to 30 and then -2, this is possible. Why? Because this is giving you the negative values one by one. That means 43, 41 dot 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 up to 30, not including 30. Got it? So these are the ways. Okay, there is as well as the positive step as well as the negative step. Okay, so yeah. Okay guys, so uh I think we got to know each and everything about the for loop, about the range function.
okay. And even you can see like if I have any range values, okay, suppose I have a B in my hand, right? Okay, so let's take it aside. Okay, so if I have B, so I can even say like, hey, for I in B, just print I. Okay, so if I write like this, you can see for I in B, so it will give me 40. Okay, let's say it's 40. Okay. So you can see it is giving me 1 to 14 while I am printing here 1 to 14. Okay, and then 40 to 45 to 40. Why it is giving only 45? Because negative indexing 45 then 40, but we are not including 40, we are excluding 40, we are going up to 40, not including 40. So that's why it is only giving you 45. So ये था आज का हमारा सेशंस ऑन फॉर लूप, एंड आई थिंक गाइज यू आर एब्सोल्युटली अमेज्ड बाय सीइंग दिस टाइप ऑफ हैपनिंग। ओके, सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये पसंद आया है सेशंस। तो या आप लोगों को अगर पसंद नहीं आया है तो मेरे को कमेंट में ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, क्या दिक्कत है और क्या आप लोग मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं क्या करूं, ताकि आप लोगों का जो एंगेजमेंट है, आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो और भी ज़्यादा ग्रो करे। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग हमारे जो चैनल है इंटर्न जंक्शन का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और जाके हमारे जो मतलब वेबसाइट है www.internjunction.in उसको आप विजिट करें। ओके, एंड उसके साथ हमारे जो गिटहब है, तो गिटहब रिपोजिटरी में आप लोगों को ये सारे जो मैंने कोडिंग वगैरह जो भी काम कराता हूँ वो सब मिल जाएगा उधर। और डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जस्ट गो टू टेलीग्राम एंड सर्च इंटर्न जंक्शन and there you can find our logo and just join। Okay, so I hope everything is clear and so we are good to go, so let's see, bye bye, up to then, thank you।